स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। जिन भी विद्यार्थियों के सिलेबस में संधि एक विषय दिया गया है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभकारी होने वाला है। चूँकि संधि को पढ़े हुए एक ज़माने बीत चुके होते हैं हमें, और फिर स्नातक स्तर पर या किसी भी अलग मुद्दे पर या अलग किसी क्लास में ऊंचे दर्जे में हमें फिर से संधि पढ़नी होती है तो हमारे मन में एक डर समाने लगता है। संधि काफ़ी नियम उसके होते हैं और काफ़ी परेशानियां होती हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको इन सारे सवालों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको आवश्यकता है तो केवल संधि के विषय में काफ़ी धैर्यपूर्वक चीज़ों को समझने की। इसके अलावा संधि के परिभाषा, संधि के प्रकार, संधि के प्रमुख नियमों को और उन नियमों का अभ्यास हमेशा करने की आपको ज़रूरत है। ऐसा करने पर आप अपने यूजी लेवल का एग्ज़ाम हो या किसी भी तरीके की आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ संधि से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है और काफ़ी कम समय में आप बहुत अच्छी जानकारी आप हासिल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संधि। तो संधि की यदि परिभाषा की बात करें तो संधि की परिभाषा अत्यंत संक्षिप्त है, एकदम छोटी परिभाषा। क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि क्या है? दो वर्ण। अब हमें यह ध्यान रखना है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा क से लेकर ज्ञ तक जो कुछ भी आता है, क से लेकर ज्ञ तक जो कुछ भी आता है वो वर्ण होता है। ठीक है, तो दो वर्ण, और वर्ण भी किस तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो एक हुआ व्यंजन वर्ण। आपको ये ध्यान देना है कि स्वर वर्ण कौन सा है, व्यंजन वर्ण कौन सा है। ये जो है ये है आपका व्यंजन वर्ण, क से लेकर ज्ञ तक। स्वर वर्ण में क्या क्या आएगा? तो अ से लेकर आ, ई, उ इत्यादि जो कुछ भी आता है वो स्वर वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक शब्द ध्यान में रखना है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण की जानकारी अगर आपको मिल जा रही है तो फिर आप संधि की परिभाषा को याद करने में काफ़ी अच्छे से काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को कि और वर्णों का जो है ना खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ण उस छोटी सी मूल ध्वनि इकाई को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब यह विकार क्या है? विकार का तात्पर्य है कुछ भी रिएक्शन हो रहा है ना, दो वर्ण यदि आपस में मिल रहे हैं और उनके मिलने से जो भी रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को विकार कहते हैं, उस परिवर्तन को विकार कहते हैं और वही संधि हो जाती है। आगे उदाहरण में हम समझेंगे कि यह विकार कैसे उत्पन्न हो रहा है। फिलहाल संधि की यदि और पहचान की बात करें तो संधि जो है वह संस्कृत का शब्द है। दो शब्द या पद, देखिए शब्द और पद एक ही कहा जाता है। जैसे कि संधि, इसे में हम कहेंगे कि एक शब्द भी है और एक पद भी है। ठीक है, तो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, संधि में क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रारंभिक अक्षर जो है वह आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो संधि में इतनी क्रिया होती है। अब ये कैसे मिल रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा। फिर भी यहाँ पर यदि आपको एक वाक्य दिया गया है तो मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ अन्न, ठीक है, प्लस यहाँ करूं अभाव, तो आपको यहाँ पहचानना है कि संधि कैसे बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर न है, न में अ का उच्चारण आ रहा है पहले शब्द के अंतिम। ठीक है, ये पहला शब्द का अंतिम है और दूसरे शब्द के प्रारंभिक, ये है प्रारंभिक। ठीक है,
तो यहाँ पर अ आ रहा है वर्ण, ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ पढ़ा है ना कि दो वर्णों के मेल से, तो यहाँ पर दो वर्ण मिल रहे हैं, लेकिन कौन से वर्ण मिलेंगे? तो पहले शब्द का प्रारंभिक और दूसरे शब्द का आरंभिक, सॉरी, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण जब आपस में मिलेंगे ना तो संधि बन जाता है, यानी अ जोर आ होता है। तो यहाँ पर उदाहरण स्वरूप आ जाएगा अन्नाभाव, अन्ना भाव, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि हुआ, और जब दो शब्द या पद एक दूसरे के आसपास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण या अक्षर जो है वो मिल जाते हैं। तो इस तरह अन्ना भाव यानी संधि की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। आगे आप देखिए, संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है, जैसा अभी हमने उदाहरण में देखा। तो वर्णों की यह विकार जन्य मिलावट ही संधि है। संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अभी चल रही है, यानी कि वर्णों की जो विकार उत्पन्न होता है वो विकार जन्य मिलावट ही संधि है। इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी अभी तो ये जो एक पंक्ति है ये बतला रही है कि संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो और आपका प्रश्न आएगा, यदि आप दीर्घ प्रश्न या उत्तर की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह से सवाल आता है तो आप यह परिभाषा लिख सकते हैं। तो जब आप वर्णों को जोड़ते हैं तो वहां संधि होती है। संधि का अर्थ जुड़ाव, जोड़ना, प्लस होना, ठीक है। संधि मतलब प्लस होना। और विच्छेद यानी जब हम इस मेल को, इस मिलावट को समझकर वर्ण को, अक्षर को अलग अलग करते हैं तो वहां जब हम पदों को अलग अलग कर देते हैं तो यह संधि विच्छेद हो जाता है। तो सबसे पहले आप संधि और संधि विच्छेद किसे कहते हैं, इन दोनों में मूलभूत अंतर समझ गए। अब आगे शुरू करते हैं संधि के भेद। तो आपको अभी नजर आ रहा है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो प्रचलन में चूंकि मुझे आपके सिलेबस के अनुसार स्वर संधि और विसर्ग संधि यही महत्वपूर्ण है, ठीक है, यही महत्वपूर्ण है। लेकिन विसर्ग संधि का प्रचलन अभी हमारे यहाँ व्यवहारिक रूप से नहीं है, हिंदी में खास करके, क्योंकि यह संस्कृत में बहुत अधिक प्रयुक्त होता है। तो हमें डीपली अध्ययन करना है स्वर संधि पर और व्यंजन संधि पर। विसर्ग संधि आप जब दीर्घ प्रश्न के उत्तर लिख रहे होते हैं तो वहाँ आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज इसका अभी हम लोग व्यापक चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं स्वर संधि। अब देखिए, स्वर संधि की परिभाषा क्या है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से, ठीक है, दो स्वर वर्ण जब रहेंगे तो आप स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी मूलभूत जानकारी तो है ही। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि स्वर संधि के जो भेद हैं ना वो 5 हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। इसके आगे आप लोग संधि लगा सकते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। जब आप एक लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको संधि की परिभाषा देते हुए स्वर संधि किसे कहते हैं उसका प्रकार, व्यंजन संधि किसे कहते हैं उसके प्रकार, और इन प्रकारों का भी जिक्र आपको पूरी तरह से करना है। ऐसा नहीं कि आप केवल इतना डिटेल्स लिखकर छोड़ देंगे। दीर्घ संधि का भी क्या पहचान करने का तरीका है, अयादि का क्या है, व्यंजन संधि के कितने प्रकार हैं और उनकी क्या पहचान है, ये सब एक लॉन्ग क्वेश्चन में समा जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप इतने तैयारी करते हैं, इतने सारे पॉइंट्स पर आप आंसर बनाते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन जब आप टच करेंगे तो संधि में मैथ की तरह नंबर उठने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। तो संधि की परिभाषा और इसके भेद के पश्चात हम अब आगे बढ़ते हैं दीर्घ संधि पर। दीर्घ संधि, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि दीर्घ मतलब होता क्या है और ह्रस्व मतलब क्या होता है। तो एक चीज सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ह्रस्व स्वर होते हैं और एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक है। तो संधि को समझने से पहले हमारी जो मात्राएं हैं या जो वर्ण है इसे समझ लेते हैं। तो क, ख, ये सारी
हर्स्व ई, हर्स्व ऊ, ये सारी जो मात्राएं हैं ना हर्स्व है, हर्स्व ई, क्योंकि हर्स्व का मतलब होता है कम, हर्स्व का मतलब होता है कम और दीर्घ का मतलब होता है अधिक, ठीक है। तो दीर्घ स्वर को बोलने में अधिक समय लगता है, यानी कि दीर्घ स्वर हो गया का, जिसमें दीर्घ ई लगी रहे, ठीक है। दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ, ये सारे जो है ना अन भी आ जाएगा, तो ये सारे जो है ना दीर्घ स्वर है। क्यों? क्योंकि हर्ष की अपेक्षा दीर्घ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे मैं यदि बात करूं कि यहाँ पर किताब है, ठीक है, किताब, तो की अपेक्षा आ पर, क्योंकि ये दीर्घ है ना, दीर्घ स्वर है आ, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आ, तो दीर्घ हर्ष की अपेक्षा दीर्घ में दोगुना समय लगता है, अधिक समय लगता है, इसीलिए यहाँ किताब है, ठीक है, किताब। अब आप ये नहीं पढ़ते हैं, जब भी उच्चारण करते हैं ना तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं किताब, ठीक है, इसका उच्चारण नहीं होता है, उच्चारण किसका होता है? किताब, ता अधिक जा रहा होता है। तो ये एक अंतर आप पहले समझ लीजिए कि हर्ष व स्वर क्या है, उसकी मात्राओं, उसका उच्चारण का महत्व क्या है, फिर दीर्घ का। तो अभी हम बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अब यहाँ इसके नियम देखिए, इसके नियम की बात करें तो दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। सवर्ण यानी एक जैसे वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। कैसे? अभी उदाहरण से समझते हैं। यदि अ, आ, हर्स्व ई, दीर्घ ई, हर्स्व उ, दीर्घ उ, री के बाद वे ही हर्स्व या दीर्घ स्वर आए, यानी कि आ के बाद आ जाए, आ के बाद आ जाए, ई के बाद ई आ जाए, तो इतने सारे वर्णों के बाद वे ही हर्स्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बन जाएंगे? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री हो जाते हैं। यानी इन सारे वर्णों के पश्चात यही सब आपस में अगर सामने टकरा रहे हैं तो हमारा एक सिंपल लॉजिक है कि आ बनेगा, दीर्घ ई बनेगा, दीर्घ उ बनेगा और री ज्यों का त्यों रहता है। कैसे? उदाहरण से समझिए। अ के बाद वे ही दो सवर्ण स्वर, ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों सवर्ण मतलब एक जैसे, तो यहाँ अ प्लस अ इक्वल टू आ, क्या कहा गया? अ के बाद वे ही हर्स्व, तो अ हर्स्व वर्ण है, तो अ के बाद अ आएगा तो क्या बन जाएगा? क्रमशः आ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अ के बाद आ बन गया। अब इसका उदाहरण देखिए, अन्न, अन्न में यहाँ पर अ छिपा हुआ है उच्चारण में, फिर यहाँ अ, ठीक है, तो अ जोर, यहाँ पर अन्ना भाव, यहाँ पर क्या आ गया? ना बन गया। आ का यहाँ पर उच्चारण हो जा रहा है तो आपकी यह संधि पूरी हो गई, यानी अ प्लस अ इक्वल टू आ, यानी पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रारंभिक अक्षर हम देखेंगे और इन दोनों में संधि यानी जुड़ाव होता है और ये आ बन जाता है, ठीक। उसी तरह अ के बाद यदि आ आए तो भी आ ही बनेगा। देखिए, शिव प्लस आलय, शिवालय बन गया, वाह जुट गया। आ के बाद यदि अ आए तो भी आ ही बनेगा, यानी विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। एक बात याद रखिएगा, यदि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो कह देगा कि आप विद्यार्थी का संधि विच्छेद करें, या कह देगा कि आप दीर्घ स्वर संधि का परिचय दें, कुछ भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो इस पूरे नियमावली को आप अच्छे से याद कर लीजिए। आ प्लस आ बनेगा तो भी आ ही होगा, यानी कि आ के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ हो जा रहे हैं। तो विद्या प्लस आलय विद्यालय बन गया। तो यहाँ पर ये चीजें आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। इन्हीं नियमों के आधार पर आपको इतने उदाहरण प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब ई की बात करें तो देखिए, हर्स्व ई प्लस हर्स्व ई मिलकर दीर्घ ई हो जा रहा है। तो गिरि, गिरि का मतलब क्या होता है? पहाड़। इंद्र का मतलब, इंद्र मूलतः एक पद का नाम है, लेकिन उससे प्रतीक रूप में इंद्र सभी देवताओं के जो देवता होते हैं वो, तो इंद्र मतलब राजा, स्वामी, गिरीन्द्र, ठीक है। तो गिरीन्द्र
इसमें यहाँ पर ह्रस्व ई है, यहाँ ह्रस्व ई, र में दीर्घ ई की मात्रा लग गई, यानी राजा के पहाड़ के राजा यानी गिरी के स्वामी कौन है, गिरेंद्र कहलाते हैं। उसके बाद ह्रस्व ई के बाद यदि दीर्घ ई आ रहा है तो भी ये दीर्घ ई बन जाएगा। अब यहाँ देखिए र में ह्रस्व ई है, यहाँ ईश, ईश मतलब भगवान देवता, गिरी मतलब पहाड़, तो पहाड़ के देवता क्या होते हैं, गिरीश होते हैं। तो देखिए यहाँ दीर्घ ई की मात्रा लग गई है। उसके बाद दीर्घ ई में अगर ह्रस्व ई जुटेगा तो भी दीर्घ ई बनेगा, यानी मही, मही मतलब धरती, इंद्र मतलब उसका स्वामी या उसका देखने भाल करने वाला, तो उसका स्वामी जो है महेंद्र बन गया, यानी महेंद्र मतलब राजा भी होता है। यदि आप करें तो भाई भूमि किसके देखरेख में है, राजा के है, तो राजा के पर्यायवाची शब्द महेंद्र होता है। क्यों होता है, वो इस कारण से, ठीक है। दीर्घ ई मिलकर भी दीर्घ ई हो जाता है। पृथ्वी, ईश, ईश मतलब भगवान मालिक, तो पृथ्वीश हो गया। तो इस तरह से परिवर्तन होता है संधि का। फिर ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ मिलकर दीर्घ उ हो जा रहा है। भानु प्लस उदय, भानुदय। अब देखिए स्वर बोलने में कैसे चेंज होता है, भानु, क्योंकि भा दीर्घ स्वर है, आ की मात्रा है, और नु में ह्रस्व उ है, तो भानु प्लस उदय, भानुदय। अब भानुदय आराम से बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों दीर्घ स्वर है। तो भानु का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य उदित हो रहा है तो सूर्य का एक नाम भानु भी है, तो इसलिए भानुदय। अब देखिए दीर्घ उ में ह्रस्व उ भी अगर प्लस होता है तो दीर्घ उ ही बनता है। स्वयंभू प्लस उदय, स्वयंभूदय, ठीक है। री मिलकर री ही बनता है, यानी पितृ प्लस ऋण, पितृण। तो ये एक सिंपल लॉजिक है, ये एक सिंपल एक तरह से कहते हैं फॉर्मूला है। ये संधि एक फॉर्मूला है जिसके तहत आप दीर्घ स्वर संधि पहचान सकते हैं। अब यदि आप संधि विच्छेद करेंगे ना, यदि पूछ देगा कि भानुदय किस प्रकार की संधि है, उसका नाम लिखिए, तो आप तुरंत संधि विच्छेद करके बतला सकते हैं कि इसमें उ मिलके दीर्घ उ बन रहा है, यानी ये दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि इसमें पूरी मिलावट जो है स्वर वर्ण की हो रही है, तो और वो भी दीर्घ में जा रहा है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि है, यानी सभी आप देखिए अ मिलके आ, ई मिलके ई, सब दीर्घ हो रहा है ना, उ मिलके उ, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, आ बन रहा है। उसके बाद यहाँ दीर्घ ई हो जा रहा है, दीर्घ उ बन रहा है, तो ये क्या है, ये सभी दीर्घ है और ये सभी क्या है, स्वर वर्ण है, इसीलिए संधि का नाम हो गया दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं गुण स्वर संधि को, ठीक है। तो इसके नियम है कि अ या आ के बाद ई या ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ या री आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं, ठीक है। ये कैसे हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि उदाहरण स्वरूप देखिए, अ के बाद ई आ रहा है, अ के बाद ई आया तो क्रमशः ए ही बनेगा, यानी देव प्लस इंद्र, तो देवेंद्र बन गए। गुण यहाँ, ठीक है, गुण स्वर संधि है। फिर अ के बाद यदि दीर्घ ई, अ के बाद यदि दीर्घ ई आ जाए तो भी ए ही बनेगा, देव प्लस ईश, देवेश। फिर आ के बाद यदि ह्रस्व ई आता है तो भी ए बनेगा, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। अ के बाद यदि उ आ जाए तो ओ बनेगा, देखिए अ के बाद यदि उ आ जा रहा है, उ या उ, ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी आए तो भी ओ ही बनेगा, यानी चंद्र उदय, चंद्रोदय, समुद्र उर्मी, समुद्रोर्मी, ठीक है। आ के बाद यदि ह्रस्व उ या ह्रस्व दीर्घ उ आ जा रहा है तो भी ओ ही बनेगा, यानी महा उत्सव, महोत्सव, गंगा उर्मी, गंगोर्मी। तो ये काफी सिंपल लॉजिक है। अगर आ के बाद री आ रहा है तो परिवर्तन के अनुसार अर बन जा रहा है, ठीक है, यानी देव अ है और री आया तो देवर्षि, महा प्लस री आ रहा है तो भी महर्षि। तो ये गुण स्वर संधि का एक सिंपल लॉजिक है कि आपको सारे वर्णों के अनुसार नियम में दिए गए सारे वर्णों के उदाहरण यहाँ दे दिए जा रहे हैं, और इतने उदाहरण के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको अभ्यास करना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो वृद्धि स्वर संधि का नियम है, यदि अ या आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान में ए ओ आओ आए,
यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में ए हो जाएगा, तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाएगा। यहाँ दो तरह की बात की गई है। यदि अ आ के बाद ए आए तो ए हो जाएगा, एक तो पहला लॉजिक ये है, दूसरा ओ औ आए, ठीक है, अ आ के बाद तो औ बन जाएगा, ठीक है। दो नियम यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो चलिए उदाहरण में देखते हैं। अ प्लस ए, यानी अ के बाद ए आ रहा है तो क्या बनेगा, ए बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 + 1 एकाक, कितना आसानी से बन गया। उसके बाद अ के बाद यदि आए तो भी ए ही बनेगा। 9 + ऐश्वर्य, नवैश्वर्य, कितना खूबसूरत शब्द बन रहा है। अब देखिए आ के बाद भी यदि ए और ए आता है तो भी ए ही बनेगा, और सदा एव, सदैव, महाऐश्वर्य, महेश्वर्य। तो इतने आसानी से शब्द बन रहे हैं। अब यदि देखते हैं आ के बाद ओ आए, ओ आए, या आ के बाद ओ आए तो भी ओ ही बनेगा। यहाँ पर आप वर्णों को ध्यान देंगे, ठीक है। तो आ रहा है यहाँ परम ओजस्वी, परमोजस्वी, फिर परम में औ जुट रहा है, परमौषध, महा में ओजस्वी है, महा में ओजस्वी है तो महोजस्वी, और महा औषध है तो महौषध। कितनी आसानी से, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अ आ के बाद यदि ए आए आ रहा है तो भी ए होगा, और यदि अ आ के बाद ओ आओ आ रहा है तो औ बन जाएगा, यानी दीर्घ की ओर जाएगा। आपको ये ध्यान रख, वृद्धि, यहाँ वृद्धि हो रही है ना, अ आ में ए आए कुछ भी आ रहा है तो ये बड़ा वाला जा रहा है, वृद्धि हो गई। और अ आ के बाद यदि ओ अ में से कुछ भी आए तो बनेगा औ ही। एकदम सिंपल लॉजिक, आपको एकदम ठंडे मस्तिष्क से नियमों को याद करना है, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपने कंफ्यूजन से उबरने के लिए एक अभ्यास कर सकते हैं कि बार बार आप उस परिभाषा को लिखें, अलग अलग शब्द लेकर उसका संधि विच्छेद करें, उसका अभ्यास करें, तो ये सारे नियम जो हैं आपके मन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाएंगे, जिससे कि आप कभी भी इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब वृद्धि स्वर संधि के आगे हम बात करते हैं यण स्वर संधि की, ठीक है। तो नियम देखिए, हर्स्व ई, दीर्घ ई, हर्स्व उ, दीर्घ उ, और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न मतलब इनके अलावा भी कोई अगर आ जाता है तो हर्स्व ई और दीर्घ ई का क्या होगा, ये हो जाएगा यू, ठीक है। या में दीर्घ उ की मात्रा, और हर्स्व उ दीर्घ उ के बाद अगर आता है तो इसका हो जाएगा आधा व, और री का क्या होगा, र हो जाएगा, ठीक है। एक बार नियम को ध्यान से देखिए। यदि हर्स्व ई दीर्घ ई, हर्स्व उ दीर्घ उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो हर्स्व ई और दीर्घ ई का यू हो जाएगा, हर्स्व उ दीर्घ उ का व हो जाएगा, और री र में आधा र में बदल जाएगा। तो अब उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। उदाहरण क्या है, ई के बाद आया अ, ठीक है। तो हर्स्व ई में यदि अ जुट रहा है तो यदि प्लस अपि, तथापि हो गया, सॉरी तथापि नहीं होगा, यदि प्लस अपि यद्यपि हो जाएगा, ठीक है, यद्यपि होगा, ठीक है। क्योंकि अभी नियम के अनुसार हर्स्व ई में यदि कोई भिन्न स्वर आया तो अ आता है, तो ये यद्यपि बन गया। उसके बाद हम देखें तो हर्स्व ई और आ भिन्न स्वर आया तो ये अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक हो जाएगा, इसमें परिवर्तन आ गया। उसके बाद ई प्लस उ भिन्न स्वर आ रहा है तो अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम हो गया, अतः परिवर्तित हो जा रहा है। फिर ई प्लस उ इक्वल टू अति प्लस उष्म, अत्युष्म हो जा रहा है। उसी तरह उ का अ के साथ, फिर उ का आ के साथ, उ का ओ के साथ, उ का औ के साथ और री का औ के साथ। इन सारे के साथ संधि का यही है अनु प्लस अया, अन्वय, मधु प्लस आलय, मधवालय, गुरु प्लस ओदन, गुरुओदन, गुरु प्लस औदार्य, गुरुओदार्य, पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। इस तरह से
परिवर्तन हो जा रहा है, यानी कि री के बाद यदि आ आया तो यहाँ पर र में बदल गया ना, पित्रादेश हो गया। और उ का यदि अ आ रहा है तो गुरुवोदय हो जा रहा है। यहाँ पर व आया तो व लग गया, और चूंकि आधा व है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए यहाँ ये जो र की मात्रा है ये व के ऊपर चली जा रही है उच्चारण में। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। ई के बाद यदि उ आ रहा है तो आप देखिए यू बन जाएगा, तो यहाँ अत्युष्म बना है ना, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए अति उत्तम, अत्युष्म, तो इस तरह से यण स्वर संधि के ये नियम है और कुछ उदाहरणों के माध्यम से मुझे लगता है बहुत बारीकी से समझ पा रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी फिर कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपने कंफ्यूजन को बता सकते हैं। तो अब हम 5वें पर बात करते हैं, अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो इसके नियम को देखें तो ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी कुछ अलग इनके अलावा, तो ए का क्या होगा, अया हो जाएगा, ऐ का क्या होगा, आया हो जाएगा। यहाँ देखिए हलंत लगा हुआ है, यानी वर्ण आधा है, ओ का अव होगा और अ का आव हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, ने, ठीक है, ने है तो ने में यदि अ आया, ठीक है, अन्न आ रहा है, कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो नयन हो गया। अ, ठीक है ना, अ या यहाँ पर जुट रहा है ना, तो ना में अ का उच्चारण हो रहा है और यह पूरा हो गया, चूंकि यहाँ पर एक पूरा अ की मात्रा जुट रही है, तो पूरा अ की मात्रा जुटने से क्या हो जा रहा है, यह पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर नयन संधि के रूप में उभर कर सामने आया। उसी तरह चे, अन, चयन। अब देखिए ए का आय कैसे होगा, यहाँ नय है, यहाँ अक दिया हुआ है, कोई भिन्न स्वर आया तो संधि क्या होगा, नायक, ठीक है। आय यहाँ जुट रहा है ना, यानी कि आय हलंत के साथ, तो आप देखिए न में आ की मात्रा लग जा रही है और चूंकि य में भी आ का स्वर पूरा आ गया तो ये पूरा स्वर बन गया नायक। उसी तरह से गै प्लस अक, गायक। यदि बात करें पो प्लस पो का अव हो जाता है, तो कैसे, यहाँ पो है, ओ का अव होगा, अन्न कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो पवन हो गया, अव, पवन में अव सुनाई दे ही रहा है। फिर पौ, अन्न, पावन हो गया, आव, देखिए यहाँ पे भी आव है, पा में आ और व पूरा। फिर पौ अक, पावक। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही सरल अयादि स्वर संधि है, जिसके माध्यम से आप स्वर संधि के सभी नियम को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसमें उदाहरणों के माध्यम से अभी आपने सीखा कि स्वर संधि के 5 जो नियम है, उन 5 नियम के अनुसार आप किस तरह से संधि की पहचान करेंगे। एक बार आप फिर से देख लीजिए, मैं एक बार रिवीजन के मोड में आपको दिखा दे रही हूँ। ये स्वर संधि की परिभाषा अभी तक आपने जाना, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, खास करके आपको ये ध्यान रखना है, इस नियम को बहुत अच्छे से याद रखना है जो नियम दिखाया गया है। फिर नियम के अनुसार आपको शब्द के साथ अभ्यास करना है, कम से कम आपको अपने मस्तिष्क पर जोर तो अवश्य देना होगा। गुण स्वर संधि का भी ये नियम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, तभी आप पहचान कर पाएंगे। वृद्धि स्वर संधि, ये नियम आपको स्पष्ट लिखना होगा। अगर आप गलती से भी ए का ओ का औ कर दे रहे हैं, तो जैसे मैथ में आप एलजेब्रा बनाते हैं, मैथ में आप साइन कोस टेन थीटा प्रयोग करते थे, ठीक उसी तरह से पूरा का पूरा रिदम बिगड़ जाएगा और आंसर गलत निकलेगा। तो ये एकदम मैथमेटिकल प्रोसेस में है संधि, इसको आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ये यण स्वर संधि, ये नियम आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ हो जाना चाहिए। अयादि स्वर संधि, इसके भी इस नियम को कंठस्थ कर लेना है और बार बार अभ्यास के माध्यम से ही आप कंठस्थ कर पाएंगे, तभी आप बहुत ही सुलझे हुए तरीके से किसी भी शब्द के संधि को पकड़ सकेंगे। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। तो परिभाषा क्या है, व्यंजन से, स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल। व्यंजन में स्वर या व्यंजन कोई भी आए स्वर, उनके मेल से कुछ विकार उत्पन्न हो रहा है तो वो व्यंजन संधि है। नियम की यदि बात करें तो अब देखिए, चूंकि यहाँ पर जितने भी वर्ण हैं इसमें हलंत लगा है,
सभी वर्ण पहले आधे थे, उसमें स्वर वर्ण जुटा तब वो पूर्ण हुआ। क में अ की मात्रा सुनाई देती है, अ यदि निकाल दे तो क इसी तरह से दिखेगा, ठीक है, फिर इसका उच्चारण मुश्किल हो जाएगा। तो स्वर वर्ण की सहायता से ही व्यंजन वर्ण का अस्तित्व है। तो नियम है कि यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए या यरलव या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ये थोड़ा भ्रमित करने वाला है बिंदु। कैसे आप समझेंगे कि किस वर्ण का चतुर्थ और तीसरा या द्वितीय वर्ण क्या है? इसे समझने के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे यहाँ पर, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। क वर्ग सबसे पहला होता है, ठीक है, क, च, ट, त, प, च वर्ग होता है, ठीक है। तो क वर्ग में जितने वर्ण आ गए वो क वर्ग के कहलाएंगे, यानी क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। एक वर्ग में कम से कम 5 वर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, एक वर्ग में 5 वर्ण हुए। तो च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय, ठीक है। क, च, ट, फिर त वर्ग और उसके बाद प वर्ग। कम से कम आपकी जो वर्णमाला है वो 5 भागों में बटी हुई है, क, च, ट, त, प, ठीक है। तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो माँ के बाद य, र, ल, व, तलावे, समूर्धन्य, सदंत, स, क्षत्र, ज्ञ, ये अलग चीज हुआ। लेकिन जब हम वर्ग की बात करते हैं तो यही लिस्ट हमारे सामने मन मस्तिष्क में उभरना चाहिए। अगर आपको इसमें जरा सा भी भ्रमित होने की आशंका है तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यदि यहाँ नियम में बोल रहा है कि क, च, ट, त, प, ठीक है, यानी क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का, यानी इन 5 वर्गों में से किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ, यानी तृतीय मतलब ये तीसरा, चतुर्थ मतलब ये चौथा कॉलम में से कोई भी वर्ण आए या यरलव आए, ठीक है, माँ के बाद यरलव आ जाए या कोई और स्वर आ जाए तो क, च, ट, त, प यानी इनके स्थान का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यानी इनके बाद या तो ये स्वयं आए या तो अपने वर्ग में से कोई भी अपने वर्ग में से कोई भी वर्ण आते हैं या यरलव आ जाता है तो भी क, च, ट, त, प का अपने ही स्थान का ये तीसरा वर्ण हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। ग, ज, ड, द, ब अपने ही वर्ग का ये तीसरा हो जाएगा। क वर्ग का है तो क यदि है, इसके बाद यदि घ, ग कुछ भी आ रहा है तो ग होगा। च वर्ग है तो च के बाद तीसरा वर्ण बदल के ज आएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिए। जैसे आप उदाहरण में देखिए, दिग्गज एक शब्द है तो दिग्गज का यदि हम पहले तोड़े तो क है यहाँ पर, क में अपने ही किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, ये ध्यान रखना है आपको। तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ रहा है तो यहाँ तृतीय में ग है, क, ख, ग तीसरे नंबर पर है तो क्या होगा, तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो क वर्ग का ही अपना वो तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो क का तीसरा वर्ण क्या है, ग है। तो देखिए यहाँ पूरा ग आ गया, तो यहाँ दिक प्लस ग, 2 ग हो रहा है इसलिए एक ग, चूंकि ये क आधा है यह बदल के आधा ग हुआ और ये पूरा ग है। तो अपने ही तृतीय वर्ण का यहाँ पर उपस्थित हो जा रहा है वर्ण और पूरी संधि का रिजल्ट आया दिग्गज के रूप में। दिक यानी अगर क, च, ट, त, प क के बाद अपने ही तृतीय वर्ण आ रहा है ग तो ये बदलकर तृतीय वर्ण हो जाएगा। फिर आप देखिए सतवाणी, त
क च ट त प, त वर्ग में, ठीक है, वह आ रहा है किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा। तो आप देखिए, तो आप यहाँ ये देखिए सत्वाणी, ठीक है, तो सत्वाणी में त है किसी भी वर्ग का, त वर्ग से है, कोई और स्वर आए या यरल व आए, तो आप देखिए यरल व में व यहाँ उपस्थित है, ठीक है, तो ये क्या होगा, क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा, तो क वर्ग का तीसरा क्या है, द है, ठीक है, तो यहाँ पर द आ गया है सद्वाणी। आप सद्वाणी को ऐसे भी देख सकते हैं, द में यहाँ हलंत लग जाएगा और इस तरह से भी लिखा रहता है सद्वाणी, ठीक है, तो ये हुआ सद्वाणी, इस तरह से लिखा जाएगा। फिर आप देखिए उदाहरण षट दर्शन, तो षट में भी यानी क च ट, तो ट वर्ग है, ट वर्ग के बाद अपने ही वर्ग का यदि तीसरा और चौथा आए, तो आप देखिए यहाँ पर त वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है द, ठीक है, ट वर्ग है लेकिन त वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है, तो भी ये क्या होगा, अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर आप देखिए ड परिवर्तित हो जा रहा है, यानी ट वर्ग का तीसरा क्या है, ड है, तो यहाँ षड दर्शन हो जाएगा परिवर्तित होकर। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बारीक अंतर के साथ आपको व्यंजन संधि समझनी होगी। स्वर संधि तो बहुत आसान है, फिर भी व्यंजन संधि में आपको परिश्रम करना होगा। एक बार ध्यान से नियम यदि आप याद कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यदि क च ट त प यानी इन पांचों वर्गों के बाद अपने ही किसी वर्ग का तृतीय और चतुर्थ, ठीक है, आपको ध्यान देना है तृतीय और चतुर्थ, ठीक है, मैं घेर दे रही हूं, स्पष्टता समझिए, तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या यरल व आए, इनमें से कोई भी एक रहे या कोई स्वर आए, तो ये अपने ही वर्ग का तीसरा वह हो जाएगा, ठीक है, यानी जब रिजल्ट आने की बारी आएगी तो ये केवल तीसरा वर्ण जो है वो उपस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए, दिक् प्लस ग, दिग्गज, सत्वाणी, सद्वाणी, षट दर्शन में परिवर्तित हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, नियम 2। नियम 2 क्या कहता है, क च ट त प के बाद न या म आए। अभी आपने वर्ग को नोट कर लिया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क च ट त प के बाद यदि न या म आए तो क च ट त प अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, पांचवा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि हर वर्ग का पंचम वर्ण क्या है। तो एक बार आप चार्ट देखिए, हर वर्ग का पंचम यानी ये हो जा रहा है, यानी हर वर्ग का पंचम की बात करें तो अंगा क वर्ग से, ठीक है, आप चार्ट लिख लेंगे, आपको देखकर पहचानने में सुविधा हो गई। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए च वर्ग से इया है, ठीक है, च वर्ग से इया, फिर अड़ा, फिर न, फिर म, ठीक है, हर वर्ग से पंचम वर्ण। तो ये ध्यान रखना है, यदि क च ट त प के बाद न या म आता है तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। उदाहरण देखिए, वाक प्लस मय, ठीक है, क के बाद म आ रहा है तो म का पंचम वर्ग क्या होता है, म का पंचम वर्ग क्या जाएगा, सॉरी क का पंचम वर्ण जाएगा अंगा में, ठीक है। तो यहाँ वांगमय हो गया। वांगमय को इस तरह से भी आप लिखा हुआ देखते हैं, ठीक है, वांगमय। आप बहुत जगह इस शब्द का प्रयोग कर देंगे, यानी क का पांचवा वर्ण, क का पांचवा वर्ण हो जाता है अंग। उसी तरह से जगन्नाथ, त के बाद न आ रहा है तो त वर्ण का पांचवा क्या होता है, त थ द ध न। तो आप देखिए यहाँ पर जगन्नाथ, दो न होने का रीजन है त वर्ग नजर आ रहा है, तो त वर्ग न में बदल जाता है। फिर उन्नति, ता के बाद ना आ रहा है तो भी उन्नति, ठीक है। तो इसी तरह से आपको शब्द खोजने हैं और आपको ध्यान देना है कि किस तरह से आप नियमों को याद रखेंगे तो संधि विच्छेद कर पाएंगे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह से पूछ सकता है। शब्द दे देगा और उसको संधि विच्छेद करने के लिए कहेगा, या संधि दे देगा तो उसकी परिभाषा सहित आपको उसके नियम लिखने होंगे। हालांकि जब आप एक दीर्घ प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे नियम, ये सारे उदाहरण आपको तो लिखने ही होंगे। तो मुझे लगता है नियम 2 आपको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ में आ चुका है। बस ज़रूरत है आपको
इस नियम को कंठस्थ करने की, ठीक है। ये कर लेंगे और थोड़े उदाहरण याद कर लेंगे और थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप पकड़ पाएंगे। नियम 3 की यदि बात करें तो नियम 3 कहता है यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, व्यंजन संधि का तीसरा नियम यह कह रहा है कि अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। अनुस्वार कहते हैं जो शब्द के ऊपर ये बिंदु आता है ना, तो इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक कहते हैं चंद्र बिंदु को, ठीक है। ये हुआ अनुस्वार। तो ये ध्यान देखिए, ये आना चाहिए। तो आप देखिए कि कोई भी माँ के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ग के वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, बाद वाले का, ठीक है। तो यहाँ माँ के बाद क्या है, क आ रहा है। तो या तो अहम प्लस कार इक्वल टू अहमकार, या तो लिखाएगा अहंकार, ठीक है। अहंकार इसको पढ़ सकते हैं। तो ये पंचम वर्ग हुआ ना बाद वाले वर्ण का, यानी कि माँ जो है यहाँ पहले अनुस्वार में बदल गया, ठीक है। ये देखिए, अगर आप इस तरह से अहंकार लिख रहे हैं तो माँ का अनुस्वार हो गया या फिर बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम। तो माँ के बाद कौन सा वर्ण है, क है, तो क का पंचम वर्ण क्या होता है, अंगा होता है, ठीक है। तो यहाँ अहंकार इस तरह से भी लिखा जाएगा। यदि फिर बात करें सम प्लस गम, ठीक है, तो माँ जो है या तो अनुस्वार में बदलेगा, माँ का अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है, या फिर बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण। तो ग का पंचम वर्ण क्या होता है, तो ग है क वर्ग में, ठीक है। तो क का पंचम वर्ण अंगा होता है। तो संगम इस तरह से भी लिखा जाएगा। यदि हम इस तरह के दो तरह से लिखा हुआ शब्द देखते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा वाला सही है। लेकिन संधि के इस नियम के अनुसार अब आपको ये ज्ञात हो रहा होगा कि ये दोनों तरीके से लिखना सही होता है, ठीक है। बस ये क्यों लिखा जाता है इसकी जानकारी हो गई कि यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ का या तो अनुस्वार होगा या तो बाद वाले वर्ग का पंचम होगा। तो बाद वाले में क है, उसका अंग में बदल जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और नियम 4 को देखते हैं। तो नियम 4 की यदि बात करें तो त द के बाद ल रहे तो त द पूरा ल में बदल जाएगा, ठीक है। और न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, ठीक है, जिसे हम चंद्र बिंदु के नाम से पुकारते हैं, वो अनुनासिक हुआ। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, त के बाद ल आ रहा है ना, त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर त द क्या हुआ, ल के बाद उत है, हाँ त ल, ये उदाहरण रहा। तो उत प्लस लास यानी उल्लास, त जो है ल में बदल गया, आधा ल हो गया। उसके बाद यदि न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक हो जाता है, यानी न के बाद ल रहे तो महान प्लस लाभ, तो अनुनासिक महान लाभ हो गया। न जो है चंद्र बिंदु में बदल गया। तो ये भी काफी सामान्य और काफी सहज और आसान नियम है कि त द के बाद ल रहे तो त द क्या है, ल में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए त के बाद ल है, ये उच्चारण में ल हो रहा है, और न के बाद ल रहे तो भी आप यहाँ पर अनुनासिक में बदल जा रहा है, तो महान लाभ हो जा रहा है। अब आगे नियम 5 की बात करें तो ये कहता है यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर, वर्ग का अंतिम वर्ण यानी क च ट त प अंतिम वर्ण सबका अगर आप छोड़ रहे हैं तो शेष वर्णों के बाद ह आए, यानी इस नियम में 5वां जो है वर्ण वो लागू नहीं होगा, क ख ग घ तक। और उसी तरह से क च ट त प वर्ग तक में शेष वर्णों के बाद यदि ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, यानी ह के पहले जो वर्ण या अक्षर रहेगा ना उस वर्ग का चौथा अक्षर यहाँ उपस्थित हो जाएगा, और ह पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा, ठीक है। यानी ध्यान दीजिए, उदाहरण में क्या है, उत प्लस हत है, ठीक है। तो किसी भी वर्ग के
अंतिम वर्ण के बाद, यानी यहाँ पर त है, त थ द ध न, ना नहीं, ना को छोड़ के, यानी कि शेष वर्णों को छोड़ के ह आया, त के बाद ह आया, तो ह के पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण, ठीक है। तो ह के पहले क्या आ रहा है, ह के पहले त यहाँ दिख रहा है, तो त का चतुर्थ वर्ण क्या है, त थ द ध, ठीक है। तो त का चतुर्थ वर्ण जो है ये हुआ ध, तो उद्धत में आपको ध नजर आ रहा है, उद्धत, ठीक है। इस तरह से भी लिखा जाता है, द में आधा ध हो जाता है, तो उद्धत हो गया। ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, यानी ह के पहले त है तो वो द में परिवर्तित हो गया, ये ध्यान दीजिए आप, ठीक है। बहुत ही थोड़ा घुमावदार है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप समझ ना पाए। एक बार फिर से नियम को सुनिए। यदि वर्ग के अंतिम वर्ण को छोड़, ठीक है, तो वर्ग का अंतिम वर्ण तो छोड़ दिए, जो अंग, अण, न आ रहा है। शेष वर्णों के बाद यदि ह आए तो किसी भी वर्ग का वर्ण पकड़ लेते हैं, तो यहाँ त है, त के बाद ह आया, तो ह का क्या होगा, पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण। तो ह के पूर्व क्या है, त वर्ण है, त वर्ग का चतुर्थ क्या होता है, ध, तो ध यहाँ हो गया, ठीक है। और ह के पूर्व वाला जो वर्ण है अपने वर्ग का तृतीय, यानी त द में बदल जाएगा, तो उद्धत हो गया। एकदम ध्यान से स्पष्टता देखिए। दूसरे उदाहरण की देखें, तो त के बाद क्या है, ह आ रहा है ना, उत प्लस हार, तो त के बाद ह आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले चौथा नंबर ध आएगा, ठीक है। ध आ चुका है, और ह के पहले वाला जो वर्ण है वो अपने वर्ग का तृतीय हो जाएगा, यानी उद्धार। उद्धार यानी त जो है द में बदल गया। तो बहुत लॉजिकली आप यहाँ पर दो उदाहरण के माध्यम से नियम 5 को समझ सकते हैं। अब आगे ये कुल मिलाकर हमारे 5 नियम रहे, ठीक है। एक बार मैं आपको रिमाइंडर करा देती हूँ। नियम 4, नियम 3, नियम 2, नियम 1। व्यंजन संधि में आपके 5 नियम हैं, और पांचों नियम आपको व्याख्या में जो दीर्घ प्रश्न का उत्तर आप तैयार करेंगे वहां लिखना है। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर स्वर संधि हमने पढ़ा, अयादि स्वर संधि, व्यंजन यण स्वर संधि, वृद्धि और गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि और व्यंजन संधि मिलाकर आपको इतने उदाहरण यदि ना भी लिखें, सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या जितने उदाहरण मैंने दिए हैं वो सारे उदाहरण आपको लिखने होंगे, तो नहीं, लेकिन कम से कम आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वर्ण यदि नियम में है उपस्थित और उनसे संबंधित यदि आप लिख पा रहे हैं उदाहरण, तो वो अवश्य लिखें, ठीक है। तो ये पूरी चर्चा रही संधि के ऊपर, स्वर संधि और व्यंजन संधि। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी आसानी से, थोड़े धैर्यपूर्वक आप इसको समझ लेंगे और आप एक दीर्घ प्रश्न के उत्तर की तैयारी करने में सक्षम होंगे। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।